बीजेपी की वोकैबुलरी में एक नया वर्ड आ गया है और इस नई इन्वेंटरी का नाम है सेकुलर। लेकिन ये सेकुलर वर्ड अकेले नहीं आया है, ये सेकुलर वर्ड आया है सिविल कोड के साथ मिलकर के। यानी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड का नाम दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त को अपना 11वीं बार लेक्चर वहां से दिया, भाषण दिया, तो उस भाषण के दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या नाम दिया? सेकुलर सिविल कोड। और ये कहा कि कम्युनल कोड को अब हटाया जाना चाहिए, सेकुलर सिविल कोड को लाया जाना चाहिए। लेकिन हम उस पूरे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर जाने के बजाय ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या इंडिया में कम्युनल सिविल कोड है? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कम्युनल कंटेंट रखा गया था? एक सवाल तो ये है। इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेकुलर सिविल कोड, क्या मायने होते हैं सेकुलर सिविल कोड के? इंडियन पर्सपेक्टिव में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए हैं, अगर उसकी रोशनी में हम देखें तो सेकुलर का पहले क्या मतलब होता है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको सेकुलर वर्ड समझ में आ गया तो सेकुलर सिविल कोड का भी मीनिंग समझ में आ जाएगा। और सेकुलर सिविल कोड कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिलता है या अलग है, दोनों में क्या कॉमन है या दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज भी आपको क्लियर आ जाएगी। और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी सेकुलर सिविल कोड के लबादे में उड़ा करके पेश करना चाहती है? क्योंकि एनडीए की अपनी मजबूरियां हैं, कंपल्शंस हैं, और जिस तरीके से तेलुगु देशम ने अपोज किया है सेकुलर सिविल कोड के ऊपर भी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी, और अभी उनके जो प्रवक्ता हैं प्रेम जैन, उन्होंने ये बात कही है कि तेलुगु देशम के जो मुखिया हैं, जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनके लिए हिंदू और मुसलमान उनकी दो आंखों जैसे हैं और वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं चाहेंगे जिससे उसके स्टेक होल्डर जुड़े हुए हों और उनसे एक व्यापक चर्चा परिचर्चा ना हो। तो पहले हम समझेंगे सेकुलर का मीनिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में क्या है। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड जो आया वो 1976 में एक अमेंडमेंट के जरिए, 42nd अमेंडमेंट के जरिए से लाया गया। प्रीएम्बल में इस वर्ड को ऐड किया गया। लेकिन इसके पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट दिया था, डॉक्ट्रिन दिया था, और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग ये माना गया 1994 में एसआर बोम्बई के केस में कि सेकुलरिज्म भी भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पहली चीज तो ये है कि सेकुलरिज्म को भारत के संविधान से हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट है। और इसलिए चूंकि केशवानंद भारती का वाद भारत में सबसे बड़ी बेंच थी, उसने इसका फैसला दिया था, इसलिए अब इसको बदला नहीं जा सकता है। एक चीज ये ध्यान रखने की है। अब अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए में सेकुलरिज्म का मायने क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, सभी मजहब के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। यह भारतीय संविधान का सेकुलरिज्म है। यानी स्टेट जो है, इंडियन स्टेट जो है, वो फेवर नहीं करता है या डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी भी रिलीजन के साथ कि ये हिंदू मजहब का है मानने वाला या मुसलमान मजहब का, यानी इस्लाम को मानने वाला है या क्रिश्चियन है या जैन है या बुद्ध है या किसी भी रिलीजन का मानने वाला या किसी भी रिलीजन में वो विश्वास नहीं करता है, वो सब के साथ समान व्यवहार करता है। ये भारतीय सेकुलरिज्म का पहला आप पैरामीटर मान सकते हैं। दूसरा, भारतीय सेकुलरिज्म का जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे फंडामेंटल राइट माना गया है आर्टिकल 25 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर नागरिक को भारत के संविधान यह अधिकार देता है कि भारत का नागरिक फ्रीली किसी भी मजहब को वो स्वीकार कर सकता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, उस मजहब के जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको वो अपना सकता है, फ्रीली उसको कर सकता है, और साथ ही साथ अपने विश्वास को, अपने रिलीजन को वो प्रोपेगेट कर सकता है, यानी दावत का काम कर सकता है, वो अपने मजहब की शिक्षाओं को आम कर सकता है। इस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। और हालांकि आर्टिकल 25 के अंदर जो ये राइट दिया गया है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी स्टेट इंपोज कर सकता है, राज्य लगा सकता है। और वो 3 आधार क्या है, एक तो पब्लिक ऑर्डर है, यानी लोक व्यवस्था के नाम पर सरकार जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कम कर सकती है, उस पर कुछ रूल ला सकती है। इसी तरीके से मॉरलिटी के ऊपर भी लेकर के लाया जा सकता है रिस्ट्रिक्शन। और तीसरा है हेल्थ। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस के आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, जो कि आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटीड है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। फिर सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन,
बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन सेकुलरिज्म का, क्योंकि स्टेट क्या है, इंडियन स्टेट डज नॉट ओ एनी रिलीजन। भारत का जो संविधान है भारत को न्यूट्रल बनाता है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, भारत एक हिंदू कंट्री नहीं है, भारत एक मुस्लिम या इस्लामिक कंट्री नहीं है, भारत एक बुद्धिस्ट कंट्री नहीं है। भारत राज्य क्या है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत धर्म के लिए बिल्कुल न्यूट्रल है और धर्म के किसी भी मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करता है। किसी भी धर्म के मानने वाले अपने लोगों के, अपने नागरिकों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, ये भारत का संविधान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत को सेक्युलर बनाने के लिए, कि सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, यानी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। और साथ ही साथ स्टेट इस बात को भी इंश्योर करता है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, किनके साथ, किसी भी अपने नागरिक के साथ, इस बुनियाद पर कि वो इस धर्म को मानने वाला है या उस धर्म को मानने वाला है, सभी के साथ वो इक्वलिटी का बिहेवियर करता है। तो भारतीय संविधान के सबसे मेजर जो फीचर है सेकुलरिज्म, वो भारत को क्यों सेकुलर बनाता है, ये 4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन यानी मजहब से राज्य को अलग करना, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी तरीके का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के सेकुलरिज्म का एक आप जनरल आइडिया ले सकते हैं। और इसका सप्लीमेंट्री ऑथेंटिकेशन किसके जरिए से हुआ, केशवानंद भारतीवाद में। जब केशवानंद भारती ने डॉक्ट्रिन दिया इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत के संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, यानी संसद उन विषयों पर कानून ला करके, संशोधन ला करके उन संविधान के प्रावधानों में बदलाव नहीं कर सकती है जिससे कि भारत के संविधान का स्वरूप या नेचर या प्रकृति उसकी बदल जाए। इसलिए वो डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए 1995 में एसआर बोम्बई के केस में सेकुलरिज्म को भी पार्ट माना गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम आते हैं जो एक नई सेकुलर सिविल कोड की बात आ रही है। अब सेकुलर सिविल कोड है तो राज्य, सेकुलर की डेफिनेशन में अगर आप सेकुलर सिविल कोड को देखेंगे तो राज्य तटस्थ है सिविल कोड के मामले में, क्योंकि सेकुलर सिविल कोड का मतलब कि हर राज्य के नागरिक को अपने अपने मैटर में, यानी वो मैटर जो उसके सिविल अधिकारों से जुड़े हुए हैं उसमें उसकी अधिकार होगा कि वो अपने धर्म के अनुसार अपनी जो परंपराएं हैं, चाहे वो मैरिज से जुड़ी हुई हो, डाइवोर्स से जुड़ी हुई हो, मेंटेनेंस से जुड़ी हुई हो, एडॉप्शन से जुड़ी हुई हो, उनको वो फॉलो कर सकता है, उस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। और जो ब्रॉडर लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ है, उस पर राज कानून बनाता है, यानी चोरी अगर कोई व्यक्ति करेगा उसके लिए राज का कानून होगा और सभी धर्म पर एक समान रूप से लागू होगा। अगर कोई आदमी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बिना धर्म को देखे हुए उसके साथ राज्य वैसा ही क्रिमिनल व्यवहार अगर वो करता है किसी राष्ट्र के साथ, तो वो राष्ट्र उसके खिलाफ एक सेकुलर कानून के तहत वहां पर उसके लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून लेकर के आएगा। लेकिन एक हिंदू किस प्रकार से विवाह करेगा, उसकी क्या परंपराएं होंगी, उसका विवाह विच्छेद किस तरीके से हो, हालांकि इसके लिए 1955 में नेहरू सरकार जो है हिंदू विवाह अधिनियम लेकर के आई थी, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, सक्सेशन एक्ट, कई तरह के अधिनियम सरकार लेकर के आई थी, जिसके चलते अब ये मांग लगातार की जाती है कि मुसलमानों में भी इसी तरह का संशोधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुओं के जो पर्सनल राइट्स हैं, जो पर्सनल उनके सिविल राइट है या सिविल कोड है, जब उसमें चेंजेस किया गया तो मुसलमानों के सिविल कोड में भी चेंज होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि हिंदुओं के जो सिविल कोड था उसमें जो बदलाव किया गया उसके बावजूद भी अभी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान नहीं ढूंढा गया है, जैसे कि दाय भाग और मिताक्षरा। अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, हिंदू धर्म के हैं, दाय भाग और मिताक्षरा। मिताक्षरा पूरे देश में लागू होता है और दाय भाग उड़ीसा और बंगाल में लागू होता है। अगर आप दाय भाग और मिताक्षरा के प्रावधानों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों के प्रावधान बहुत ही कंट्राडिक्टरी हैं। अब भारत सरकार क्या इस विषय पर कोई सवाल उठाता है कि भारत सरकार बंगाल के लोगों के लिए किस तरीके का सेकुलर सिविल कोड लेकर के आएगी? उड़ीसा में अभी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उड़ीसा के लोगों के लिए दाय भाग की जगह क्या मिताक्षरा लागू किया जाएगा या दाय भाग के किन प्रावधानों को बदल दिया जाएगा? क्योंकि दाय भाग तो सिर्फ 2 स्टेट्स में है, या थोड़ा बहुत आप इस आसाम में भी कह सकते हैं कि उसके कुछ प्रावधान आपको उन क्षेत्रों में मिल जाएंगे जहां बंगाली लोग रहते हैं।
अब सरकार के सामने सवाल यह क्या वो मिताक्षरा पूरा बदल देगी? फिर अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का क्या होगा जिन्हें कि इनकम टैक्स में छूट मिलती है? तो ये वो सारे सवाल है जिनका समाधान सरकार को देना चाहिए। फिर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जब हम बात करते हैं यूसीसी की, कॉमन सिविल कोड की या यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मुस्लिम इश्यूज को पहले उठा दिया जाता है, चार शादी की बात पहले उठ जाती है। इसी तरीके से मुसलमानों का जो ट्रिपल तलाक है वो मैटर सॉल्व आउट हो चुका है क्योंकि उस पर एक लॉ बन चुका है और ये वो क्रिमिनल एक्ट हो चुका है। लेकिन एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये सारे इश्यूज मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इन पर लीगल अभी उस तरीके का इश्यूज नहीं है जितना कि ट्रिपल तलाक के ऊपर था। अब लेकिन सरकार से कभी हम इस तरीके की बात नहीं करते, स्टेक होल्डर से कभी इस तरीके के सवाल नहीं उठाए जाते कि सरकार का दाय भाग और मिताक्षरा पर क्या नजरिया है। सरकार क्या साउथ इंडिया में मामा भांजे की जो मैरिजेज हैं, क्या इस पर भी कोई रूल लेकर के आएगी? क्योंकि ये भी एक ट्रेडिशन है, ये भी एक कस्टम है, तो क्या इस कस्टम को रोकने की कोशिश करेगी? ये भी सरकार को बताना होगा। इसी तरीके से जो 6 शेड्यूल है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जिस तरीके से ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल सिटीजन्स हैं देश के अलग अलग राज्यों में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, उनके जो अपने कस्टम्स हैं, उनके जो अपने ट्रेडिशंस हैं, उनके जो अपने रस्म रिवाज हैं, उनको सरकार कैसे प्रोटेक्ट करेगी? या उनके लिए भी सरकार एक सेकुलर सिविल कोड लेकर के आएगी और उनको उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो रेस्ट ऑफ द कंट्री होगा? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर सरकार ट्राइबल पॉपुलेशन को निकाल देती है तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह जाता है? कहीं ना कहीं सरकार जो है उसमें प्रोविजन करेगी खास वर्ग के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसका क्या सोल्यूशन है सरकार के पास? सरकार को ये भी बताना चाहिए। फिर दाय भाग और मिताक्षरा से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, फिर इसी तरीके से अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है उससे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज पर सरकार जवाब नहीं दे रही है कि उनका क्या होगा। क्या सरकार एक खास आइडियोलॉजी को, एक खास कस्टम को, एक खास तरीके को सभी धर्म के मानने वाले लोगों पर थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या सरकार की ये मंशा है? तो डेफिनेटली इसका अपोज भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करेंगे। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा इशू उठाया है और ये इशू लगातार विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इस पर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की लगातार सवाल उठाती रही है और सरकार ने हमेशा ये बात कही है। लेकिन क्या भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में, जो कि प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, जहां बहुलतावाद है, वहां पर इस तरीके के रूल को ला करके, इस तरीके के कानून को ला करके सरकार क्या एक कंसेंसस बना पाएगी? क्या एक कॉमन सिविल कोड आ पाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जिस तरीके का स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो इन्वॉल्वमेंट सरकार हासिल कर पाएगी? और क्या एक ऐसा ड्राफ्ट या और बाद में बिल और एक्ट बन पाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो कि समय के साथ तय होंगे, साबित होंगे कितना वो सही है, कितना गलत है, और किसका कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा, समाज कितना आगे बढ़ेगा। ये वो सारी चीजें हैं जो वक्त तय करेंगी। लेकिन अभी एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सेकुलर सिविल कोड की अगर बात की जाए, तो अगर हम इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में ऑलरेडी सेकुलर सिविल कोड है, क्योंकि इंडिया में एक क्रिमिनल जस्टिस के लिए जो लॉ है वो सेकुलर है, और सिविल कोड के लिए सभी धर्मों को भारत सरकार ने अपनी अपनी जो उनकी पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की परमिशन दे रखी है, प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने की परमिशन दे रखी है। और आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि मुसलमानों को अपना एक पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के और क्रिश्चियन और जैन और बुद्धिस्ट सभी के लिए अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने सिविल मैटर्स को जो है सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हो रही है, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो सरकार को फिर ये सारे सवाल जो कि मैंने उठाए उन पर भी जवाब देना होगा। और ये सारे वो लोग उठा रहे हैं सवाल जो स्टेक होल्डर से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये विषय जुड़ा हुआ है। और ये हम सभी को समझना होगा कि इंडिया एक ऐसा सेकुलर कंट्री है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे न्यूट्रल बनाता है, स्टेट को धर्म के लिए न्यूट्रल बनाता है। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, और जब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है तो स्टेट किसी खास रिलीजन को प्रमोट भी नहीं कर सकता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। सरकार को पहले कॉमन सिविल कोड या यूनिवर्सल सिविल कोड या इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आप जो नया नाम दिया गया है सेकुलर सिविल कोड, सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि वो इन प्रावधानों के साथ क्या करने जा रही है। या विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये अक्सर कहते हैं कि लोग हिंदू विवाह का मतलब ये नहीं है कि लोग
सात फेरे नहीं लेंगे या उनकी जो परंपराएं हैं वो परंपराएं छोड़ दी जाएंगी। ना इसी तरीके से मुसलमानों के साथ होगा कि वो निकाह नहीं करेंगे, निकाह वो करेंगे, सारी चीजें वैसी रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ प्रावधान जोड़े जाएंगे। जैसे कि शादी करने से पहले के कुछ प्रावधानों में सरकार कुछ कॉमन सिविल कोड या सिविल सेक्युलर कोड लेकर के आ सकती है। इसी तरीके से डाइवोर्स से रिलेटेड वो कुछ रूल्स लेकर के आ सकती है और उनमें वो एक जैसा रूल लेकर के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस का मामला सबसे पहले आया 1985 में, जब शाबानों का मैटर आया। और शाबानों के मैटर में मेंटेनेंस का मैटर था 65 रुपए उनको मेंटेनेंस के लिए दिया जाना था। और इस पर ही चलते फिर एक मुस्लिम मेंटेनेंस एक्ट लेकर के राजीव गांधी की सरकार लेकर के आई, जिसके बाद से कॉमन सिविल कोड का मुद्दा तेजी के साथ उठता चला गया और फिर देश की राजनीति को काफी तरीके से इस पूरे मैटर ने प्रभावित किया। उस पर एक हम वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये कॉमन सिविल कोड वहीं से उभर करके आया कि मुसलमानों में मेंटेनेंस तो सिर्फ इद्दत पीरियड तक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ही इस चीज को क्लियरिफाई कर दिया था कि मेंटेनेंस तब तक दिया जाएगा जब तक कि रीमैरिज ना हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके चलते ये बात आ रही है कि मेंटेनेंस का क्या होगा, एडॉप्शन का क्या होगा। अब मुसलमानों में एडॉप्शन के लिए शरीयत के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग क्या उसका इनहेरिटेंस होगा नहीं होगा, और इसी तरीके से एक कॉमन सेकुलर सिविल कोड जब आ जाएगा तो उसमें क्या प्रोविजन होगा। ये वो सारे इश्यूज हैं जिसके चलते कॉमन सिविल कोड के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिकली जाकर के सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि एडॉप्शन का इशू मुसलमानों में भी एक बड़ा इशू है। बहुत सारे फैमिलीज हैं जो बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं और अडॉप्ट करने के बाद उनके सामने उनके इनहेरिटेंस के इश्यूज पर कई सारे विवाद कोर्ट में जा रहे हैं। अब चूंकि कोर्ट जो है वो एडॉप्शन रूल जो भारत में है बना हुआ उसके अकॉर्डिंग फैसले देने की कोशिश करती हैं, और जबकि मुसलमान जो जाके जो प्लेंटिफ्स होते हैं जो जाते हैं कोर्ट में और जो न्याय चाहते हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग न्याय चाहते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन सामने आ रहा है। हालांकि शरीयत में गोद लेने को रोक लगाई गई है, एडॉप्शन को रोक लगाई गई है, इस तरीके का प्रोविजन शरीयत में नहीं है। और ये कुरान से भी प्रूफ है जहां तक मैंने उलेमा से सुना है। और अगर किसी को लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो वो कमेंट करके जरूर हमको बताए कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब मोटे तौर पर जब एक चीज प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, लोग एडॉप्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्या रूल चाहिए, इस पर भी मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना होगा। इसी तरीके से अगर पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है उसमें इनहेरिटेंस की बात है, अब उसमें लड़कियों के लिए एक शेयर रखा गया है, मुस्लिम लड़कियों के लिए 2:1 का रेशियो रखा गया है लड़कों के कंपैरिजन में। लेकिन क्या 2:1 के रेशियो में लड़के और लड़कियों को मुसलमान पेरेंट्स अपनी लड़कियों को वो शेयर दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे कहाँ इनहेरिटेंस के लिए लॉ है 1450 साल से चला आ रहा है और मुसलमान देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुसलमान कितना दे रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। अगर मुसलमान अपनी लड़कियों को वो हिस्सा देने लगे जो उनको शरीयत के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए तो इस तरीके के मैटर कोर्ट में ना जाएं और फिर कोर्ट इस तरीके के फैसले भी ना सुनाए। तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि समाज में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और अगर समाज में कोई प्रैक्टिस नहीं है और कोई भी आदमी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, लीगल फ्रेमवर्क में अगर न्याय की तलाश में कोर्ट जाता है तो कोर्ट फिर उसके साथ धर्मनिरपेक्ष या जो प्रिविलेंट रूल है या लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर जजमेंट करती है, फिर उस पर शरीयत का सवाल उठाना ये भी एक कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी हो जाता है। इसलिए मुस्लिम उलेमा को भी इस दिशा में काम करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो अपने इनहेरिटेंस में अपनी लड़कियों को जो शेयर है वो भी प्रोवाइड करें। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।